प्लेटफॉर्म को एक साथ बैन कर दिया गया। जेनजी को लगा कि जैसे उनकी आखिरी फ्रीडम भी छीन ली गई है। जो गुस्सा हफ्तों से सोशल मीडिया पर था वो अब सड़कों पर उतर गया। ये फ्रस्ट्रेशन एक वायरस की तरह पूरे नेपाल के यूथ में फैल गई। नेपाल में जो भी हुआ ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक बहुत सालों से बनता हुआ ज्वाला था जो अब फट चुका है। जेनजी ने डिसाइड कर लिया था कि इनफ इज़ इनफ। सोशल मीडिया का बैन तो बस एक आग में घी डालने का काम कर चुका था। इससे पहले जॉब नहीं है वहाँ पे, करप्शन बहुत ज़्यादा था, पॉलिटिशियंस अपने लग्जरियस लाइफ में बिजी थे और नेपो किड्स पॉलिटिशियन के जो बच्चे थे वो अपनी अय्याशियों में बिजी थे। और इन सब चीज़ों ने मिलकर इन यंग जेनजी को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया कि उन्होंने ना सिर्फ सोशल मीडिया बैन को चैलेंज किया बल्कि पूरे अपने सिस्टम को चैलेंज कर दिया और फाइनली इन्होंने अपने देश की सरकार भी गिराई दी। लेकिन ये सब प्लान क्या था, ऐसा क्या हुआ था, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन कैसे बिल्ड हुआ? पहला कदम था अनएम्प्लॉयमेंट। सोचिए नेपाल में हर 5 साल में एक यंग लड़का या फिर लड़की जॉब की तलाश में है। 20% से भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। आप मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन फिर भी घर बैठे रहना पड़ता है। फ्यूचर इनसिक्योर लगता है। एक फीलिंग होती है कि सिस्टम आपके साथ नहीं है और आप फिर खोलते हो इंस्टाग्राम और क्या देखते हो? पॉलिटिशियंस के बच्चे यानी नेपो किड्स लग्जरियस वेकेशन पे डिजाइनर बैग लेते हुए एक्सपेंसिव कार्स में घूमते हुए। ये कॉन्ट्रास्ट इतना ज़्यादा है कि दिल टूट जाता है। जहां नेपाल के आम सिटीजन को एक जॉब मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल है, वहीं ये लोग उनके पेरेंट्स के टैक्स के पैसे दिए हुए मस्ती में उड़ा रहे हैं। और ये महसूस हो रहा था जेनजी को धीरे धीरे करके कि जो हमारा सिस्टम है वो निहायत ही करप्ट हो चुका है। तो इसके बारे में ऑनलाइन पोस्ट कुछ सर्कुलेट होने लगी थी, लेकिन सरकार समझ गई कि इसको अगर फैलने दिया गया तो गड़बड़ हो सकती है। और फिर इसी गर्मी में सरकार ने एक नया लॉ लाके खड़ा कर देती है कि अब एक हफ्ते के अंदर अंदर जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको अपना कोई ना कोई एक ऑफिस हमारे नेपाल में खोलना होगा, तभी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे वर्क करेंगे। और फिर वही हुआ जो होना था। कोई भी कंपनी नहीं आई क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते का टाइम था और ये इम्पॉसिबल है किसी भी कंपनी के लिए एक हफ्ते के अंदर एक ऑफिस सेटअप करना, वो भी अलग कंट्री में जाके। और जब प्लेटफॉर्म्स ने ऐसा नहीं किया तो 26 प्लेटफॉर्म को एक साथ बैन कर दिया गया। सोचिए आपकी पूरी डिजिटल लाइफ, आपकी आवाज़, आपका दुनिया से कनेक्शन एक पल में गायब। ये बना वो लास्ट स्पार्क जो फटने ही जा रहा था। जेनजी को लगा कि जैसे उनकी आखिरी फ्रीडम भी छीन ली गई है। जो गुस्सा हफ्तों से सोशल मीडिया पर था वो अब सड़कों पर उतर गया। ये फ्रस्ट्रेशन एक वायरस की तरह पूरे नेपाल के यूथ में फैल गई और फिर शुरू हुई वो लड़ाई जो सिर्फ इंटरनेट तक नहीं थी बल्कि नेपाल के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। ये जो प्रोटेस्ट थे ये कोई पुराने लोगों वाले प्रोटेस्ट नहीं थे। नया ज़माना था तो नए मेथड्स थे। इन जेनजी लड़के लड़कियों ने एक सिस्टम बनाया, ग्रुप्स बनाए, स्क्वाड्स बनाए। कोई बनाया पावरफुल पोस्टर तो किसी ने लिखा एक बहुत पावरफुल स्लोगन। कोई ऑर्गेनाइज करता था तो कोई स्टोरीज मैनेज करता था। हर किसी का अपना रोल था। उन्होंने ड्रोन से फुटेज लिए और वीपीएन यूज़ करके पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारी आवाज़ को कोई भी नहीं दबा सकता। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं थे, ये एक डिजिटल जनरेशन की रियल वर्ल्ड रिवॉल्यूशन थी। और फिर सरकार ने जवाब दिया, लेकिन जवाब था वायलेंस का। इन पीसफुल प्रोटेस्टर्स जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट थे उन पर पुलिस ने टीयर गैस छोड़ी, रबर बुलेट्स चलवाई, वाटर कैनन्स का यूज़ किया, लेकिन ये सब कुछ भी उनको रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। गुस्सा और भी बढ़ गया क्योंकि एक खबर आई जो कि आनी थी, जो हर प्रोटेस्ट की कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा होती है कि 19 से 22 यंग प्रोटेस्टर मारे जा चुके हैं और 400 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। और बस ये जो प्रोटेस्ट थे फिर ये एक वायलेंट रूप ले लेते हैं। पार्लियामेंट के आसपास, गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने आग लग गई। ये ना कंट्रोल होने वाला गुस्सा था, सिस्टम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी आग थी। 400 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे और इनमें से एक थे सुलभ राज श्रेष्ठा, एक सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जिसका फ्यूचर था, ड्रीम्स थी, जिसने अपनी ज़िंदगी देश के लिए दे दी। और ये चीज़ नेपाल में हेडलाइन बन गई। लेकिन ये कोई एक आम न्यूज़ आइटम नहीं थी बल्कि ये एक और रीज़न बन गया था जेनजी के लिए कि उन्हें लड़ना ही होगा। हर एक इंजरी ने दिखा दिया था कि उनकी सरकार कितनी ज़्यादा ब्रूटल भी हो चुकी है। इन जवान लड़के लड़कियों ने सोच लिया था कि वापस जाने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। और फिर आया वो पल जिसका सबको इंतजार था। जवानों के सेक्रीफाइस ने सरकार की नींद खोल दी। गवर्नमेंट ने जनता का गुस्सा बढ़ता देख सबसे पहले एक काम किया कि उन्होंने सोशल मीडिया को अनबैन कर दिया, लेकिन इससे कुछ भी होने वाला नहीं था। फिर उसके बाद होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। फिर खुद प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली इतने ज़्यादा प्रेशर में आए कि उन्हें भी रेजिग्नेशन देना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कंट्री से भाग चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं। सोचिए एक जनता ने अपने पीएम को ही कंट्री छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर एक एक करके बहुत सारे मिनिस्टर के घर पे पत्थर
गोलाबारी हुई, कई जगह बड़ी बिल्डिंग्स में आग लगाई गई जैसे कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। और आप सोच कर देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली थे वो तो उसी दिन भाग गए थे। होम मिनिस्टर रामेश लेखक, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामनाथ अधिकारी, कम्युनिकेशन मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बू गुरुंग रिजाइन कर चुके हैं और इनमें से काफ़ी लोग तो भाग चुके हैं कंट्री छोड़ के। लेकिन जो सबसे बुरा हाल हुआ वो हुआ वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर का। उनको लिटरली प्रोटेस्टर्स ने, चेंजी ने सड़क पे पकड़ के मारा और वो भागते हुए मारा, मतलब रगड़ रगड़ के मारा। अब आर्मी ने फाइनली नेपाल में कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया है। काठमांडू में इस टाइम पे पूरे तरीके से कर्फ्यू है और मिलिट्री हर जगह तैनात है ताकि कैसे भी करके जनता को शांत किया जा सके, क्योंकि जितने भी मिनिस्टर वगैरह थे वो अब इस कंट्री से जा चुके हैं या फिर वो काम में नहीं रख सकते क्योंकि उनकी हालत अब बहुत बुरी कर दी गई है। और अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है और कैसे कैसे चीज़ें संभलती हैं। लेकिन एक बात तो हमें माननी होगी कि नेपाल के यूथ ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद हमने कभी नहीं सोचा था। लाइक बांग्लादेश में भी ऐसा हो चुका है और अब नेपाल में भी ऐसा हो चुका है। मतलब जहाँ भी करप्शन है और अगर जनता एक साथ हो जाए, यंग लड़के लड़के एक साथ हो जाए तो ये सब किया जा सकता है। तो ये थी नेपाल के चैनजी की कहानी, जिन्होंने मीम्स को मूवमेंट में बदल दिया, जिन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन फ्यूल बनाया एक ऐसी रिवॉल्यूशन के लिए जिसने सरकार तक हिलाकर रख दी। उन्होंने सबको दिखा दिया कि करप्शन, नेपोटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट एक जनता अगर यूनाइट हो जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन ये विक्ट्री बहुत भारी कीमत पर आई है क्योंकि अब डेथ टोल 25 से 30 तक हो चुका है और 600 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 13,500 प्रिजनर जेल से भाग चुके हैं। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि अब नेपाल का फ्यूचर क्या होता है। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा और मैं यही प्रे करूँगा कि जो भी हो वो अच्छा ही हो नेपाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।